हेलो डियर। आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है भाई। हम अपनी पढ़ाई को जारी करते हुए नेक्स्ट वीडियो के अंदर आ गए हैं। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सेक्टर, सेगमेंट और लीफ के बारे में। क्या क्या चीज़ें होते हैं एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले सेक्टर क्या होता है। किसी भी सर्कल के अंदर अगर आप दो रेडियस ड्रॉ कर दे सेंटर से, ऐसे और ऐसे, हमने प्लेन ज्योमेट्री के अंदर भी ये पढ़ा है, तो ये जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, छोटे वाला सेक्टर। और ये जो इधर वाला बड़ा हिस्सा है, जैसे जब मैंने सपोज ऐसे करो आप कि ये एक पिज्ज़ा है, ठीक है, उस पिज्ज़ा को मैंने ऐसे काट दिया तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। एक तो ये वाला टुकड़ा हो जाएगा और एक ये वाला टुकड़ा हो जाएगा। तो जब भी आप सेंटर से ऐसे रेडियस खींचते हो और ऐसे आप उनको काट देते हो, तो जो दो टुकड़े बनते हैं उनको हम सेक्टर बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। ठीक है, ये छोटे वाला सेक्टर है, ये बड़े वाला सेक्टर है। सेक्टर ये दोनों हैं, ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। ये हमने प्लेन ज्योमेट्री के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है मेरे भाई, तो मैं इस सेक्टर का एरिया भी निकालना आना चाहिए, इस सेक्टर का एरिया भी निकालना आना चाहिए। किसी भी एक सेक्टर का एरिया निकालना मैं सिखा दूंगा तो आपको दोनों का एरिया निकालना आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। एरिया निकालना आना चाहिए, सरकमफ्रेंस निकालना आना चाहिए, पेरीमीटर निकालना आना चाहिए। ठीक है जी, कैसे निकालेंगे। तो इससे हटकर अगर मैं एक बात करूं कि मान लो आपके पास एक सर्कल है, सपोज आपके पास एक सर्कल है, पूरा सर्कल है। मैं आपको ये बोलूं कि आपने कैंची से आधा सर्कल काट लिया है। कैंची से यहां पर एक कट मार दिया, यहां पर एक कट मार दिया। अगर यहां पर सेंटर है और ये डायमीटर है, तो आपने यहां पर कैंची से एक कट मार दिया, यहां पर कैंची से एक कट मार दिया। तो सपोज ये सर्कल जो है ये वायर का बना हुआ है, वायर का, तार का। और जो प्लास होता है ना आपके घर में, प्लास, प्लास से आपने ऐसे काट दिया, तो आपके पास ये जो हिस्सा बचेगा ऊपर वाला, ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, इसकी लंबाई कितनी होगी। सर हमने आधा सर्कल काटा है, तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस जितना था, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस, उसके कंपैरिजन में इसकी लंबाई आधी हो जाएगी। तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस था 2πr, तो इसकी लंबाई हो जाएगी बटे में 2π×r। ठीक है जी। अगर मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक सर्कल है और हमने उसमें से 1/3 काट लिया, आपने अच्छे से मेजर किया इस सरकमफ्रेंस को और यहां से लेकर यहां तक आपने 1/3 हिस्सा काट लिया, तो ये जो तार है ये कुछ ऐसा दिखेगा। मैं आपसे पूछूं कि अगर मैंने 1/3 हिस्सा काट लिया ऐसे, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। आप बोलोगे सर पूरे सर्कल की लंबाई है 2πr, पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, आपने 1/3 काट लिया पूरे तार में से, तो उसकी लंबाई हो जाएगी ऐसे 1/3। ओके जी। अगर मैं आपको ये बोलूं कि अब की बार ये तार से नहीं बना हुआ, अब की बार ये बना हुआ है आपकी नोटबुक के ऊपर, आपने एक सर्कल बनाया और कैंची से उसे काट लिया, यानी कि ये पूरा एरिया, यहां पर पूरा पेज है, यहां पर पूरा क्या है, नोटबुक का पेज है। ठीक है, आपने नोटबुक के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ किया और कैंची से काट लिया। अब मैं आपको बोलूं कि आपने ऐसे कैंची चला दी और ये आधा टुकड़ा अलग कर दिया, और मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ इसका एरिया कितना होगा। मैंने आधा काटा है, तो आप बोलोगे कि सर पूरे सर्कल का एरिया होता है πr², आपने आधा काट दिया तो एरिया भी आधा हो जाएगा क्योंकि आपने आधा हिस्सा काट दिया। ओके, अगर मैंने 1/3 हिस्सा काट दिया, मैंने नोटबुक के ऊपर सर्कल बनाया और उसमें से मैंने क्या किया, मैंने उसके 3 हिस्से किए ऐसे, जैसे पिज्जा के करते हैं, और मैंने ये हिस्सा ऐसे कैंची से काट दिया। ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर आपने तीसरा हिस्सा काटा है, तो पूरे सर्कल का एरिया होता है πr², तो इसका एरिया हो जाएगा उसका 1/3, क्योंकि आपने 1/3 हिस्सा काट लिया। तो यही है पूरा गेम सेक्टर का। सेक्टर क्या होएगा, कभी एग्जामिनर हाफ काट लेगा, कभी 1/3 काट लेगा, कभी 1/4 काट लेगा, कभी 2/5 काट लेगा, कभी 1/6 काट लेगा, कभी आपसे पेरीमीटर पूछ लेगा, सरकमफ्रेंस पूछ लेगा। तो भैया उसने 1/6 हिस्सा काटा, तो पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसका 1/6 उसका सरकमफ्रेंस हो गया, पूरे सर्कल का जो एरिया है उसका 1/6 उसका एरिया हो गया। ठीक है सर, हमें कैसे पता चलेगा कि उसने कितना फ्रैक्शन काटा। देखो एग्जामिनर मैक्सिमम टाइम हमें बताता है कि भाई यहां पर जो एंगल है वो थीटा है,
ठीक है, तो हमें इतना पता है कि इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल है, इस पॉइंट के चारों तरफ, उस एंगल का मेजरमेंट है भाई साहब 360 डिग्री। इस पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बना हुआ है ये 360 डिग्री का बना हुआ है। तो पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री। अगर आपने उसमें से सपोज आपने उसमें से 60 डिग्री, मान लो यहां पर एंगल 60 डिग्री बन रहा है, आपने उतना हिस्सा काट लिया जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि पूरा एंगल तो है भैया 360 डिग्री और मैंने उठा लिया 60 डिग्री, तो इसका मतलब मैंने 1/6 एंगल को यूज किया है, 1/6 एंगल को। इसका मतलब आपने सर्कल का 1/6 हिस्सा काट लिया है। आप जितना भी एंगल यूज करोगे उतना ही हिस्सा कट जाएगा। अगर आप यहां पर ऐसे 120 डिग्री का हिस्सा काट लोगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि हमने सर्कल का, बिकॉज पूरा एंगल 360 डिग्री का है, हमने सर्कल का 12 एकम 12 12 3 36 1/3 हिस्सा काट लिया है। यह सर्कल का 1/3 हिस्सा है। तो अगर एग्जामिनर हमसे यहां से लेकर यहां तक की लंबाई पूछे तो हमें इतना पता है कि पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, पूरे सर्कल का, वो 2πr है। तो हमने सर्कल का 1/6 हिस्सा काट लिया तो उसका जो सरकमफ्रेंस है वो 1/6 हो जाएगा पूरे सर्कल के कंपैरिजन में। अगर एग्जामिनर हमसे इसका एरिया पूछ ले तो हमें इतना पता है कि पूरे सर्कल का जो एरिया है वो तो πr² है और हमने 1/6 हिस्सा काट लिया तो उसका एरिया 1/6 × πr² हो जाएगा। अगर एग्जामिनर यहां से लेकर यहां तक की लंबाई पूछ ले तो हमें इतना पता है कि पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2πr है और यहां पर हमने 1/3 हिस्सा काट रखा है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये सर्कल का 1/3 हिस्सा है। तो इसके पास सरकमफ्रेंस भी 1/3 होगा, एरिया भी 1/3 होगा पूरे सर्कल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा 1/3 × 2πr। इसका एरिया अगर वो आपसे पूछेगा तो इसका एरिया हो जाएगा πr² × 1/3। ठीक है, तो यानी कि हमें सिर्फ क्या जानने की जरूरत है, हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि भैया सर्कल का कितना हिस्सा हम काट रहे हैं जब हम एक सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। ये सेक्टर जो है सर्कल का कितना हिस्सा बनाता है, ये सर्कल का 2/5 है, 3/7 है, 1/8 है, कितना है। अगर ये सर्कल का 1/8 है तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अगर ये सर्कल का 1/8 है तो ये 360 डिग्री में से यहां पर जो एंगल तो ये यहां पर जो एंगल बनाएगा वो एंगल 360 डिग्री का 1/8 होगा। यहां से लेकर यहां तक का जो सरकमफ्रेंस होगा, मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। अगर आप 1/8 हिस्सा उठाओगे तो ये पूरे एंगल में से एंगल भी 1/8 उठा लेगा पूरे सर्कल के कंपैरिजन में। पूरे सर्कल के कंपैरिजन में इसका सरकमफ्रेंस भी 1/8 होगा और पूरे सर्कल के कंपैरिजन में इसका एरिया भी 1/8 होगा। हमने जितना हिस्सा उठाया उतना ही एरिया आ जाएगा, उतना ही सरकमफ्रेंस आ जाएगा, उतना ही एंगल होएगा। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कितने फ्रैक्शन उठाया गया है? या तो वो ये बताएगा कितना उठाया गया है, या ये बताएगा कितना उठाया गया है, या ये बताएगा कितना उठाया गया है। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गई बात? तो सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई बड़ी साइंस है ही नहीं भाई। सर्कल का जितना हिस्सा उठा लोगे उतना ही एंगल उठ के आ जाएगा, उतना ही ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा पूरे सर्कल के कंपैरिजन में, उतना ही एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर हमें पता है कि यहाँ पर ये जो एंगल है किसी भी सेक्टर का, कोई भी सेक्टर हो सकता है, जरूरी नहीं है वो ऐसा दिखता है, हो सकता है ऐसे किसी सर्कल का ये वाला सेक्टर उठा लिया हो इतने बड़े एंगल वाला, वो एंगल थीटा है। कहीं पर ये वाला सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल थीटा है। मैं कह क्या रहा हूं कि किसी भी सर्कल का कोई भी सेक्टर उठा लिया जिसका यहां पर एंगल थीटा है, तो अगर मान लो हमने एक सेक्टर काट लिया जिसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो उसका एरिया क्या होगा? उसका एरिया होगा भाई, पूरे सर्कल का एरिया होता है πr², पूरे सर्कल का एरिया। ठीक है, यहां पर हमने 360 डिग्री में से थीटा उठाया है, यानी कि हमें यह पता चला है थीटा/360 से
कि हमने कितना हिस्सा उठाया है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल वी यूज्ड, ये हमें बताएगा कि पूरे एंगल में से हमने थीटा उठा लिया तो हमें यह पता है कि पूरे सर्कल का कितना हिस्सा हमने यूज किया है। तो जितना भी हिस्सा आप यूज करोगे उतना ही एरिया हो जाएगा। ये कोई रटने की बात नहीं है, ये समझने की बात है, इसीलिए ऐसे बता रहा हूं। नहीं तो मैं एक मिनट में लाइक कि भाई एरिया ऐसे कर लो, सरकमफ्रेंस ऐसे कर लो, मैं आगे बढ़ सकता हूं। और कई बार मैं बहुत आसान बातें भी रिपीट कर रहा होता हूं। क्यों रिपीट कर रहा होता हूं? आपके दिमाग में कुछ स्पेसिफिक तरीके से उस बात को बिठाने के लिए। एक ही बात को सीखने के कई तरीके हो सकते हैं, जिस तरीके में आपको सीखनी चाहिए वो मैं आपको सिखा रहा होता हूं, ठीक है। इसीलिए टाइम लग जाता है आसान बात के ऊपर भी, लेकिन उसके पीछे कोई रीजन होता है। ये बात समझ में आ गई? यानी कि इस सेक्टर का जो एरिया कितना हो जाएगा, हमने थीटा डिग्री यूज किया आउट ऑफ 360, तो इससे हमें पता लग रहा है कि सर्कल का कितना फ्रैक्शन हिस्सा हमने यूज किया है, उतने ही फ्रैक्शन का एरिया हो जाएगा इसका। सरकमफ्रेंस की अगर मैं बात करूं तो सरकमफ्रेंस है भैया यहां से लेकर यहां तक। तो भाई जितना हिस्सा आपने यूज किया है एंगल, जो भी फ्रैक्शन आपने एंगल यूज किया है, सपोज 1/3 किया है, 1/6 किया है, हमने पता नहीं कितना फ्रैक्शन यूज किया है, थीटा आउट ऑफ 360, उतना ही फ्रैक्शन ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा। उतने ही हिस्से का सरकमफ्रेंस आपके हिस्से में आ जाएगा, परिधि आपके हिस्से में आ जाएगी। देन एक और टर्म है पेरीमीटर। दिस इज पेरीमीटर, परिमाप। अगर मैं इस सेक्टर को काट कर बाहर निकाल लूं तो ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ध्यान से मेरी बात को सुनो। जब मैं सरकमफ्रेंस की बात कर रहा था ना, तो सरकमफ्रेंस होता है उस फिगर का जिसका सरफेस कर्व्ड हो। कर्व्ड का मतलब कि ऐसे घुमावदार हो, ऐसे चाप बनी हुई हो। तो सरकमफ्रेंस है यहां से लेकर यहां तक का। लेकिन अगर मैं पेरीमीटर की बात कर देता हूं तो पेरीमीटर होता है कोई भी फिगर जिसकी बाहर की बाउंड्री की हमने लेंथ बतानी है, वो उसका पेरीमीटर होता है। तो गोल गोल चीजों के पेरीमीटर को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। लेकिन यहां पर अगर एग्जामिनर ने आपको पेरीमीटर बोल दिया, यानी कि वो पूरी फिगर के आउटर बाउंड्री की लंबाई की बात कर रहा है। लेकिन अगर उसने सरकमफ्रेंस बोला तो सिर्फ इस कर्व्ड पार्ट की बात कर रहा है, ठीक है भाई। तो ये तो आपने इसकी लंबाई तो निकाल ली सरकमफ्रेंस की। अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो यहां से लेकर यहां तक ये लंबाई क्या है? r, जो भी सर्कल का रेडियस है वो। और यहां से लेकर यहां तक ये लंबाई क्या है? r, जो भी सर्कल का रेडियस है वो। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा भाई? पेरीमीटर हो जाएगा सरकमफ्रेंस प्लस r प्लस r, सरकमफ्रेंस प्लस 2r। अगर किसी भी सेक्टर का पेरीमीटर आपसे पूछे तो ये बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान बात है। आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट कुछ स्पेशल सेक्टर्स हैं भाई हमारे पास। स्पेशल सेक्टर्स कैसे हैं? अगर मैं सर्कल का एग्जैक्टली हाफ हिस्सा उठा लूं, यानी कि यहाँ पर 360 डिग्री का पूरा एंगल होता है, अगर मैं 180 डिग्री का एंगल उठा लूं तो इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कल, यानी कि अर्धवृत्त, आधा वृत्त, हाफ सर्कल। अगर आपने सर्कल का हाफ हिस्सा उठा लिया तो सिंपल सी बात है ना, इसका एरिया भी हाफ हो जाएगा पूरे सर्कल के कंपैरिजन में। इसका जो सरकमफ्रेंस है, जो परिधि है, वो भी हाफ हो जाएगी पूरे सर्कल के कंपैरिजन में, ठीक है। ऐसे रटने की जरूरत नहीं है कि ये पाई आर है, 2πr/2πr सीधा, ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा πr + 2r। सरकमफ्रेंस, ये जो सरकमफ्रेंस है ये प्लस में यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा? रेडियस। यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा? रेडियस। ऐसे ही ये भी एक स्पेशल सेक्टर है, यानी कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इसको वो बोलेगा क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश। चतुर्थ यानी कि चौथा, अंश यानी कि पार्ट, एक सर्कल का 1/4 पार्ट, ऐसे बोलेगा वो आपको। हमने 90 डिग्री का एंगल उठा रखा है, क्योंकि 90 डिग्री जो है वो 360 का 1/4 है, तो हमने 1/4 सर्कल उठा रखा है। 180 डिग्री जो है
वो 360 का हाफ है, तो हमने आधा सर्कल उठा रखा है। यहाँ पर आपने 1/4 सर्कल उठा रखा है, तो इसका एरिया भी 1/4 हो जाएगा पूरे सर्कल के कंपैरिजन में, कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ सर, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो सरकमफ्रेंस है ये भी 1/4 हो जाएगा पूरे सर्कल के कंपैरिजन में। हाँ जी सर, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, 2πr/4। इसके अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं वो 1/4 नहीं होएगा पूरे सर्कल के कंपैरिजन में, क्योंकि जब आप काट कर सेक्टर बाहर निकालते हो तो 2 रेडियस नए आ जाते हैं जो कि सर्कल के अंदर थे ही नहीं। तो सरकमफ्रेंस यानी कि πr/2 प्लस में 2r। ठीक है भाई, क्या हमें ये चीजें रटने की जरूरत नहीं है? रटने की जरूरत है? रटने की जरूरत नहीं है भाई, इतना तो आप याद रख सकते हो, या गजनी मूवी की तरह जाओगे एग्जाम में। ये कॉमन सेंस की बातें, ये अननेसेसरी रटने की जरूरत नहीं है। आप सोचोगे आपके सामने तुरंत ये चीज होगी। आगे बढ़ो, तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहां पर आपने बताना भाई साहब इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया, और यहां पर इन दोनों एरियाज का रेशियो। एक एक करके करते हैं, यहां से स्टार्ट करो। यहां पर रेडियस जो है वो 7 है, तो इसका एरिया कितना होगा? तो अगर ये पूरा सर्कल होता ना भाई साहब, अगर पूरा सर्कल होता, अगर रेडियस 7 है तो हमें पता है एरिया 154 होना था कि नहीं? जब रेडियस 7 होता है तो कितना होता है? एरिया 154। सरकमफ्रेंस कितना होता है? 44। अगर ये पूरा सर्कल होता, बट पूरा सर्कल तो नहीं है, तो सर्कल का कितना हिस्सा उठा रखा हमने? हमने पूरे 360 डिग्री में से सिर्फ 30 डिग्री उठा रखा है, यानी कि हमने सर्कल का 1/12वां हिस्सा उठा रखा है। एरिया भी 1/12वां होगा। इसको सोल्व करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ये करके दिखाओ। ये साफ साफ दिख रहा है 7 का कितने गुना है? ये 7 का 3/2 गुना है, 7 का 1.5 गुना है, ये 3/2 गुना। ठीक है, तो अगर ये पूरा सर्कल होता तो इसका एरिया होता, बिकॉज अगर रेडियस 7 होता है तो एरिया होता है 154। तो अगर 7 का 3/2 गुना है रेडियस, तो एरिया हो जाएगा इसका स्क्वायर गुना, यानी कि 9/4 गुना। तो अगर ये पूरा सर्कल होता तो इतना एरिया होता, इस रेडियस के पूरे सर्कल का इतना एरिया होता। लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का कुछ हिस्सा उठा रखा हमने। कितना हिस्सा उठा रखा है? 120 डिवाइडेड बाई 360। सर्कल का 1/3 हिस्सा उठा रखा है, तो एरिया भी 1/3 होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर मैं ये सॉल्व करने नहीं आया हूँ, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग दिखा रहा हूँ। ये सॉल्व आप लोग करोगे, जहाँ पर भी कैलकुलेशन का मौका मिलेगा अपने कोर्स में तो आप उसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है भाई, मौका नहीं छोड़ना, ऐसे ही प्रैक्टिस होगी। अलग अलग बहानों से हम प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट देखो, अगर हमें दो सेक्टर्स के एरिया का कंपैरिजन करना है कि किसका एरिया कितना ज़्यादा है, किसका एरिया कितना कम है, हमें सिर्फ अगर उनका रेशियो चाहिए, या एक का एरिया दूसरे से कितने % ज़्यादा या कम है, कितने % है, तो परसेंटेज भी हम रेशियो से बता सकते हैं। तो आपको अलग से ये निकालने की ज़रूरत नहीं है कि भाई लाइक अगर मैं आपको इसका रेडियस भी दे दूँ तो देखो ये हमने क्या कर रखा है, 72 डिग्रीज यूज कर रखे हैं इस सर्कल के, ये हमने 54 डिग्रीज यूज कर रखे हैं इस सर्कल के। तो सिंपली आप इनका रेशियो निकाल लो, क्योंकि अगर आप इसका एरिया निकालोगे तो वो क्या होगा, वो होगा 72 आउट ऑफ 360 इंटू में πr², ये होगा 54 आउट ऑफ 360 इंटू πr²। तो ये चीज तो दोनों में कॉमन है ना भाई, ये चीज तो दोनों में कॉमन है, क्योंकि ये सेम सर्कल के सेक्टर हैं। तो सिर्फ डिपेंड इस पर करता है कि आपने कितने डिग्रीज उठा रखे हैं, कितने डिग्रीज उठा रखे हैं ये बताता है कि सर्कल का कितना हिस्सा उठा लिया आपने। अगर अलग अलग सर्कल के सेक्टर होते तो हम ऐसे कंपैरिजन करते, रेडियस अलग अलग होता तो हम डायरेक्टली डिग्रीज का ही रेशियो निकाल लेंगे। 18 चौके 72, 18 3 54, 4:3 रेशियो हो जाएगा, 4:3। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। अब की बार हमने बताना है कि ये एंगल कितना है, यहां पर बताना है ये एरिया कितना है। बताओ, अब देखता हूं बताओगे कि नहीं बताओगे। तो हमें बताना है कि भैया ये एंगल कितना है,
ओके, हमें क्या क्या दे दिया उसने? हमें रेडियस दे दिया। ओके जी, उसने हमें ये दे दिया, सरकमफ्रेंस दे दिया। हाँ जी, अगर हमें एंगल पता होता तो क्या आप सरकमफ्रेंस बता पाते? हाँ जी सर, सरकमफ्रेंस बता पाते। एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, बिल्कुल मैं बेसिक वे से बताऊंगा। इसको मैंने थीटा मान लिया, ठीक है, कि भाई थीटा आउट ऑफ 360 ऑफ 2 पाई आर, तो 2 इंटू, यहाँ पर मैं लिखूंगा सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा जी? यहाँ पर मैं सरकमफ्रेंस लिखूंगा, मैं इसके सरकमफ्रेंस की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अगर थीटा डिग्री एंगल उठा रखा हो मैंने आउट ऑफ 360, अगर मैंने 360 डिग्री में से थीटा डिग्री एंगल उठा रखा हो तो सरकमफ्रेंस कितना होगा ये निकाल रहा हूँ। तो थीटा बटे में 360 गुणा में सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस क्या होगा? अगर रेडियस 14 है तो आपको पता है रेडियस 7 है तो 44, तो 7 का डबल है तो 44 का डबल, तो भैया सरकमफ्रेंस का इतना हिस्सा उठ के आ जाएगा, जो कि बराबर है 11 के, जो कि बराबर है 11 के, है ना? हाँ जी सर, तो कर लेंगे इसे हम। 11 चौके 44, 4 दूनी 8, ये 8 उधर जाएगा, तो इट इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू 360 उधर ऊपर जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 8, 8 चौके 32, 8 5 40, 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली हम ऐसे कर सकते थे, हर एक क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, बट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग एक लेवल आगे जा रहा हूँ यहाँ पर। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि कैसे रखूं इसको मैं, जितना हिस्सा, इंग्लिश में कैसे लिखूं? व्हाट फ्रैक्शन, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप सर्कल का जितना भी हिस्सा उठा लेंगे, सपोज 1/4 उठा लिया, 1/5 उठा लिया, 1/8 उठा लिया, तो ये एंगल भी उतना ही उठेगा 360 के कंपैरिजन में। हाँ जी सर, यानी कि थीटा बाई 360, सपोज ये यहाँ पर ये 1/8 था तो ये भी 1/8 उठेगा। हाँ जी सर, तो इसका जो सरकमफ्रेंस है 11 बटे में कंप्लीट 2 पाई आर, ये भी वही होएगा सेम। समझने की कोशिश करना। देखो मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपने एंगल 1/8 उठा लिया तो सरकमफ्रेंस भी 1/8 ही उठेगा, यानी कि इस सेक्टर का जो सरकमफ्रेंस है वो पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के कंपैरिजन में 1/8 ही होगा। यहां पे तो हमें पता चल गया कि ये 1/8 है, ठीक है। तो मान लो कि ये 1/8 एंगल मैंने उठाया है, तो मैंने एंगल कितना उठाया? 1/8, तो अगर एंगल 1/8 उठाया है तो ये जो सरकमफ्रेंस है पूरे सर्कल के कंपैरिजन में ये भी 1/8 ही होगा। 11 बटे पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, ये 1/8 ही निकलना चाहिए। और इसका जो एरिया है, इसका जो भी एरिया है, इसका सेक्टर का एरिया बटे में पूरे सर्कल का एरिया 1/8 ही होगा ये भी। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप 1/8 एंगल उठा लोगे तो सरकमफ्रेंस भी 1/8 ही हो जाएगा पूरे सर्कल के कंपैरिजन में, एरिया भी 1/8 ही हो जाएगा। तो मैं इससे बताना क्या चाह रहा हूं, ये तो मैं पहले बता चुका, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपने सर्कल का कितना फ्रैक्शन, ये पोर्शन है, ये सेक्टर जो है, ये सर्कल का 1/6 है, 1/7 है, 1/8 है, ये निकालने के लिए हमेशा एंगल निकालना जरूरी नहीं है कि कितना एंगल यूज किया है। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं ना कि भाई सर्कल का कितना हिस्सा है, कितना हिस्सा उठा लिया। तो उसके लिए आप ये भी देख सकते हो कि टोटल सरकमफ्रेंस के कंपैरिजन में मेरे हिस्से में कितना सरकमफ्रेंस है। यानी कि मैं ऐसे भी देख सकता था, मुझे इसका एंगल उठाना था ना, मैं सिर्फ ये फ्रैक्शन निकालना चाह रहा हूं कि भैया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल इज दिस सेक्टर, ये सेक्टर कितना हिस्सा है, 1/8 है, 1/7 है, 1/6 है। तो मैं ये देखूंगा, अगर ये एंगल बता देता तो मैं डायरेक्टली ये देख लेता 360 के कंपैरिजन में एंगल कितना यूज हुआ, लेकिन उसने एंगल नहीं बताया। तो मैं क्या देख लूंगा, उसने सरकमफ्रेंस बता दिया, तो मैं ये देख लूंगा कि पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होना चाहिए था। भैया रेडियस तो 14 है, 7 का डबल है, तो कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस 44 का डबल होगा। ओके, ये कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस है, यहां पर सिर्फ 11 है, तो ये जो सरकमफ्रेंस है ये पूरे सर्कल के कंपैरिजन में 1/8 है। अच्छा, यानी कि ये सेक्टर 1/8 है। अगर वो हमसे एरिया पूछता तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होना चाहिए था?
अगर रेडियस 7 का 2 गुना है तो एरिया होएगा 154 का 4 टाइम्स। रेडियस 2 गुना है तो एरिया 4 गुना, इंटू में 1/8। तो हमें ये एंगल निकालने की जरूरत ही नहीं होती। जब आपको ये पता चल गया कि सरकमफ्रेंस कितने फ्रैक्शन यूज हुआ है, तो हमें सब पता चल गया। एरिया भी पूरे सर्कल के एरिया का 1/8, एंगल भी पूरे 360 डिग्री का 1/8। तो यहां पर डायरेक्टली मैं क्या कर दूंगा, इंटू में 360। ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं तो मैं ये देखूंगा कि यहां पर पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है, रेडियस है जी 7 × 3, तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होना चाहिए था 44 × 3। होना क्या चाहिए था, इतना है। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस है 44 × 3, उसमें से 22 मेरे पास है, यानी कि इस सेक्टर का है। तो कुल मिलाकर 22 दूनी 44, 1/6 हिस्सा ये सेक्टर जो है पूरे सर्कल के कंपैरिजन में 1/6 है। अगर उसने एंगल पूछा कितना है तो 360 डिग्री का 1/6। उसने एरिया पूछा तो जो भी पूरे सर्कल का एरिया है उसका 1/6। तो इसका एरिया कितना है भाई साहब, रेडियस तो 7 का 3 गुना है, तो एरिया 154 का 9 गुना हो जाएगा। इसे आप सोल्व करोगे। समझ में आ रही है बात। क्योंकि बुक्स के अंदर सिर्फ ये फॉर्मूले लिखे हुए नजर आते हैं, तो बच्चे हमेशा एंगल निकालने में लगे रहते हैं जब जरूरत हो ना हो। तो इसीलिए मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं। ठीक है भाई, दोबारा डेवलप करूंगा, ये टेंशन नहीं लेनी। आगे जब क्वेश्चन आएंगे, आगे बढ़ो, इक्वेशन करो। सेगमेंट क्यू आर ऑफ लेंथ आर इज ए टेंजेंट एट क्यू टू ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक सर्कल है रेडियस आर का, सेगमेंट क्यू आर है, सेगमेंट यानी कि लाइन सेगमेंट क्यू आर ऑफ लेंथ आर इज ए टेंजेंट एट क्यू। तो क्यू आर है और क्यू पर ही टेंजेंट है, तो ऐसे होएगा, इस क्यू पॉइंट पर टेंजेंट है, क्यू आर है। ठीक है, इसकी लंबाई है जी आर और इसका रेडियस भी है जी आर। ठीक है, विद सेंटर एट पी। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर का उस पार्ट का एरिया क्या है, विच इज आउटसाइड द सर्कुलर रीजन, जो कि सर्कुलर रीजन से बाहर है। ट्रायंगल पी क्यू आर का कौन सा हिस्सा है जो सर्कल से बाहर है, ये वाला हिस्सा। इसका एरिया क्या है, आपसे इसका एरिया पूछ रहा है, वो बताओ। इसका एरिया पूछ रहा है। ठीक, इतना ही फिल कर पाऊंगा, ये हाइलाइटर इसी टाइप का है। तो कैसे बताएंगे बताओ। अगर मुझे इस हिस्से का एरिया निकालना है तो मैं एक काम कर सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ दिस सेक्टर पी क्यू एस, एरिया ऑफ सेक्टर पी क्यू एस। अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में से इस सेक्टर पी क्यू एस का एरिया काट दूंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा। हाँ जी सर, तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे बताओ। उसने क्या बता रखा है, उसने बता रखा है कि सर्कल का रेडियस आर है। जी हाँ, क्यू आर एक टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ये हम जानते हैं। जी हाँ, और तो ट्रायंगल का एरिया तो आ जाएगा, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जी हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कैसे आएगा, तो सेक्टर का एरिया कितना है उसके लिए मुझे सेंटर वाला एंगल चाहिए कितना है, या मुझे पता लग जाए कितना हिस्सा यूज किया। बताओ कैसे बताओगे, सोचो। ट्रायंगल पी क्यू आर की तरफ देखो, ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोस्केलस है, समद्वि बाहु है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अगर ये 90 है बाकी दो का सम भी 90 है तो ये भी 45 है, ये भी 45 है। आइसोस्केलस है ना भाई ट्रायंगल। तो यहां पर उसने 360 डिग्री में से 45 डिग्री यूज कर लिया, तो पूरे सर्कल के एरिया के कंपैरिजन में सेक्टर का एरिया भी इतना होगा। पूरे सर्कल का एरिया कितना है, रेडियस आर है तो पाई आर स्क्वायर। वहां पर पाई है, खोली नहीं है, तो यहां पर हम पाई को खोलेंगे नहीं, पाई आर स्क्वायर। देखते हैं भाई, ये होएगा 1/8, क्या कर रखा है उसने, आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर है आर स्क्वायर बाई 2 माइनस में पाई आर स्क्वायर बाई 8। एज इट इज है क्या, एज इट इज, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं।
बताओ। इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है जी। आर्क ए बी मेक्स एन एंगल 60 डिग्री एट ओ। इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, आर्क ए बी जो है यहां से लेकर यहां तक, ये है आर्क ए बी, ये सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये लो, दिस इज 60 डिग्री एट ओ, सेंटर ओ है तो रेडियस 1 है। लेट आर बी द रीजन बाउंडेड बाय रेडियाई ओ ए ओ बी एंड द आर्क ए बी। ये क्या बोल रहे हैं, रेडियस ओ ए, रेडियस ओ बी और आर्क ए बी, इन्होंने ये जो एरिया घेर रखा है, ये इसने बता दिया है कि ये है आर, इसका एरिया है आर। आर बी द रीजन बाउंडेड बाई, जो रीजन इन्होंने बाउंड कर रखा है वो आर है, ठीक है जी। इफ सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स ऑन ओ ए एंड ओ बी, ओ ए पर एक पॉइंट है सी एंड ओ बी पर एक पॉइंट है जी डी, ओके जी, रिस्पेक्टिवली, सच दैट ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, और ये जो ओ सी और ओ डी है ये दोनों बराबर हैं। थोड़ी दूर रखता हूं ताकि डायग्राम क्लमजी ना हो। ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ओके जी, सच दैट, नहीं, ओ सी इज इक्वल टू डी एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी डी, और ट्रायंगल ओ सी डी का जो एरिया है दैट इज हाफ ऑफ आर। आर क्या था, इस पूरे सेक्टर का एरिया था, इस पूरे सेक्टर के एरिया के कंपैरिजन में इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हाफ है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। देन द लेंथ ऑफ ओ सी, ओ सी की लंबाई क्या है, ओके, सोचो, क्वेश्चन मैंने समझा दिया। हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, जो ट्रायंगल ओसीडी का एरिया है, ट्रायंगल ओसीडी का एरिया है दैट इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, सिंपली यही करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसको हाफ करेंगे और ट्रायंगल ओसीडी के एरिया से इक्वेट कर देंगे, बस खत्म बात। निकालो फिर, देखो ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, हमने इसका एरिया निकालना है। अगर किसी भी आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर एक भी एंगल 60 डिग्री हो जाता है तो मैंने क्या बताया आपको, वो इक्विलेटरल बन जाती है। हमें बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 60 है, 180 में से 60 गया, 120, 120 को आधा आधा कर दो, ठीक है। तो इसकी लंबाई मैंने मान ली है जी, उसने पूछा क्या है, ओसी, ओसी की लंबाई, तो इसकी लंबाई मैंने मान ली एक्स, मुझे एक्स निकालना है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की लंबाई मैंने मान ली एक्स, ओके। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो इस सेक्टर का एरिया क्या है, इस सेक्टर का एरिया है पूरे सर्कल के कंपैरिजन में 1/6, क्योंकि भैया एंगल 60 डिग्री यूज हुआ है, 60 डिग्री क्या है, 1/6 है, बार बार थोड़ी लिखूंगा 60/360, तो 1/6 ऑफ रेडियस कितना है, रेडियस है 1, रेडियस इज इक्वल टू 1, उसने बता रखा है, पाई इंटू 1 स्क्वायर, लिखने की जरूरत नहीं, पाई को उसने ओपन कर रखा है, ओपन नहीं कर रखा तो एज इट इज रखूंगा मैं। तो भाई 6 दूनी 12 होता है, तो 4 3 12, तो इट इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई के बटे में 3√3, एक्स की वैल्यू हो जाएगी √पाई बटे में 3√3, यही है क्या, यही है ऑप्शन डी। इस 2 को उधर ले गया तो पावर 1/2 हो जाएगी ना, अंडर रूट को पावर 1/2 की फॉर्म में लिख रखा है। आगे बढ़ो, इज मजा कमिंग और नॉट क्वेश्चन सोल्व करने में, अगला सोल्व करो, इंटरेस्ट लेकर सोल्व किया करो, इंटरेस्ट वो वाला नहीं बोल रहा कि ब्याज लेकर सोल्व किया करो, चाव से सोल्व किया करो। If a wire is bent into shape of a square, the area of the square is 81 centimeter square. When the wire is bent into a semicircular shape, the area of the semicircle is, बताओ, एक वायर थी जो स्क्वायर के शेप में थी, ओके जी, ये वायर थी, एग्जाम में ऐसे बनाना जरूरी नहीं है, समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसका एरिया है 81, तो हम देखते ही बता सकते हैं इसकी साइड है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, ओके जी। इस वायर को बेंड किया गया है एक सेमी सर्कुलर शेप में, यानी कि कुल मिलाकर मैं ये बोल सकता हूं कि जिस तार से ये स्क्वायर बना है उसी तार से ये बनाया है, तो इन दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम होएगा,
पेरीमीटर सेम होएगा, बिकॉज सेम तार से बनाए हैं। ये काम हम दिमाग में कर लेंगे। तो यहाँ का पेरीमीटर क्या है, यहाँ का पेरीमीटर है 9999, 9 इंटू 4 36। और यहाँ का पेरीमीटर क्या है, यहाँ का पेरीमीटर भाई साहब, हाँ ये ध्यान रखना, अब हम सरकमफ्रेंस की बात नहीं कर रहे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक प्लस में ये, प्लस में यानी कि आपको 2 बार आर और जोड़ना पड़ेगा सरकमफ्रेंस में। और इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा, इसका सरकमफ्रेंस होगा भैया 2 पाई आर बटे में 2। आप मन ही मन में सोच सकते हो कि पाई आर, ठीक है, ओके। हमें बताना है इसका एरिया, तो इसका एरिया बताना है तो इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। तो ठीक है जी, तो ये मैं लिखूंगा, इसका पेरीमीटर कितना है, पाई आर प्लस 2 आर, तो 22 बटे 7 आर प्लस 2 आर। आर मैंने कॉमन ले लिया, मन ही मन में बाहर निकाल लिया, तो ये बच गया 22 बटे 7 जमा में 2, तो 7 दूनी 14, 14 और 22 36 बाई 7 आर, ये हो गया 36। इसका मतलब आर इज इक्वल टू 7। अगर आर 7 है, रेडियस 7 है, तो पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है 154। लेकिन क्या हम पूरे सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, हम तो सेमी सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं। तो एरिया हो जाएगा जी हाफ, यानी कि 77, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, बताओ। द पेरीमीटर ऑफ ए शीट ऑफ ए पेपर इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रेंट। एक शीट ऑफ ए पेपर है, एक पेपर की शीट है, क्वाड्रेंट की फॉर्म में है, ऐसे क्वाड्रेंट यानी कि सर्कल का चौथा हिस्सा, ओके जी। इसका पेरीमीटर 75 है, तो फिर से वो पेरीमीटर की बात कर रहा है। पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस प्लस 2 आर। इसका सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, रेडियस वगैरह बताया है क्या उसने, नहीं बताया, वो तो हमने बताना है, ठीक है। तो इसका सरकमफ्रेंस हो जाएगा पूरे सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है बटे में 4। सर्कल का चौथा हिस्सा यूज किया है, क्वाड्रेंट 1/4 है, तो सरकमफ्रेंस भी 1/4 हो जाएगा पूरे सर्कल के कंपैरिजन में। यानी कि मैं मन ही मन में इतना लिख सकता हूं इस 2 से इसको काट के कि 22 बटे 7 इंटू आर बटे में, या फिर ऐसे ही कर देता हूं, चलो 2 पाई आर बटे में 4 प्लस में 2 आर इज इक्वल टू 75। ऐसे डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि 2 पाई आर बटे में 4 यानी कि सरकमफ्रेंस प्लस में 2 आर, ये पूरा पेरीमीटर हो गया, दैट इज इक्वल टू 75, ओके जी। तो मैं 4 से काट रहा हूं, यानी कि 2 बार 2 से काट दूंगा। जब आप मन ही मन में आर को कॉमन लेंगे, आर को बाहर निकाल लोगे, तो 11 बटे 7 जमा में 2 बच जाएगा, तो 7 दूनी 14 और 11 25 बटे में 7 इज इक्वल टू 75। तो 25 दिए 75, इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 21, रेडियस 21 है। तो आप मन ही मन में सोचोगे कि ये तो 7 का 3 गुना है। अगर कंप्लीट सर्कल होता मेरे पास तो उसका एरिया होता, क्योंकि अगर रेडियस 7 है तो एरिया होता है 154, तो कंप्लीट सर्कल होता तो उसका एरिया होता 3 का स्क्वायर 9 होता है, 154 का 9 गुना। लेकिन यहाँ पर पूरा सर्कल नहीं है, यहाँ पर सर्कल का 1/4 हिस्सा है, तो एरिया भी 1/4 हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर है भाई, ठीक। 9 7 63 और 6 693 बटे में 2, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छके 12, ठीक है मैंने, हाँ जी, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, बताओ। ए पीस ऑफ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। ए पीस ऑफ वायर, एक तार का टुकड़ा जो है, उससे हमने सर्कल का एक सेक्टर बना दिया जिसका रेडियस 20 है, ओके जी। सबटेंडिंग एन एंगल 150 डिग्री एट द सेंटर, और सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री का है, ठीक है जी। तो यानी कि ये 120 डिग्री का है और हमने उस तार से ये सेक्टर बना दिया, ठीक है भाई। रेडियस जो है वो 20 है, ओके ब्रो। इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, अच्छा इसको अगर एक सर्कल के फॉर्म में बेंड कर दें, देन व्हाट विल बी इट्स अप्रोक्सीमेट रेडियस, तो इसका रेडियस क्या होगा।
तो तार कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है, यहां से लेकर ऐसे पूरा यूज हुआ है। तो यानी कि इस और सेम तार से हमने एक सर्कल बना दिया, तो इन दोनों का पेरीमीटर सेम होगा ना भाई, इन दोनों का पेरीमीटर सेम होगा, तो बस मैं वही इक्वेट करूंगा। तो पूरे सर्कल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इस पूरे सर्कल का पेरीमीटर हो जाएगा 2πr, अगर मैं इसका रेडियस r मान लूं, दैट इज इक्वल टू इसका पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर हो जाएगा भाई 120, यानी कि ये 1/3 है। देख कर ही पता लग रहा है 360 डिग्री का 1/3 है, 120/360। तो बार बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, 120/360 1/3 हिस्सा यूज किया है। तो ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा 1/3 ऑफ 2πr। तो 1/3 ऑफ 2π, रेडियस कितना है 20, प्लस में 2r यानी कि 40। ये है पूरे तार की लंबाई और ये है इस सर्कल का पेरीमीटर। करें सोल्व, कैसन सोल्व होगा, नॉर्मली कर लेते हैं यार, ठीक है चलो, या फिर कुछ कॉमन लेकर मैं 4 काट सकता हूँ इन सब में से। चलो एटलीस्ट इतनी कैलकुलेशन तो बचाएं, मैं 4 को काट देता हूँ इन सब में से। 3 हिस्से हैं ना, एक तो ये है, एक पूरा ये है और एक ये है। ऐसे देखोगे आप इसको, ये 3 चीज़ें, बिकॉज ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। एक 2 मैंने यहाँ से काट दिया, 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 ठीक है जी, और एक 4 मैंने यहाँ से काट दिया, 10। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये है जी 11 दूनी 220 बटे में 7 दिए 21 प्लस में 10, 21 इंटू 10 210, 210 और 220, 210 का डबल 420, 430 बटे में 21। ठीक, इट इम्प्लाइज दैट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 7 जो है ये उधर जाकर ऊपर चला जाएगा, यानी कि 430 ऊपर जाकर हो गया जी 7, नीचे बटे में 21 है, ये 11 यहाँ से उधर नीचे चला जाएगा तो 11, तो 7 दिए 21 और कुछ कटेगा नहीं, 430 बटे में 33। ठीक है, रेडियस ही पूछा है ना, यही पूछा है अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, कितना होगा देखें भाई, इसके 10 गुना से तो ज़्यादा है ना, ये इसके 10 गुना से नहीं है, 30 से ज़्यादा नहीं है, तो यही एक ही ऑप्शन है पॉसिबल भाई। 33 का 10 टाइम्स होएगा 330, तो 330 से तो ज़्यादा है, इसके 10 गुना से तो ज़्यादा है, तो 10 पॉइंट समथिंग तो पक्का उत्तर होएगा। तो 10 पॉइंट समथिंग से एक ही बड़ा है, मेरे को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, बताओ। रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, देखता हूं आप ये करोगे कि नहीं। ए कोकोनट ट्री स्विंग्स विद द विंड इन सच ए मैनर दैट द एंगल कवर्ड बाय इट्स ट्रंक इज 18 डिग्री। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, अभी मैं आपको अपनी ड्राइंग स्किल्स दिखाता हूँ कि ये कोकोनट ट्री है अपना, ठीक है, घास भी बना दी है मैंने नीचे, ठीक है, तो इस टाइप से होता है। ये बोल रहे हैं कि ये हवा के अंदर ऐसे झूल रहा है, ठीक है। ए कोकोनट ट्री स्विंग्स विद द विंड इन सच ए मैनर दैट द एंगल कवर्ड बाय इट्स ट्रंक, ट्रंक यानी कि तना, इसका तना जो एंगल कवर कर रहा है वो 18 डिग्री है। क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर, कि ये हवा के अंदर एक तो ऐसे झूल जाता है, ठीक है, और ये इधर भी ऐसे झूल रहा है हवा के अंदर। एक तो इतना परफेक्टली झूलने वाले पेड़ कहाँ लगे हैं मेरे को पता नहीं, बट ठीक है एग्जामिनर ने दिया है तो ये बोल रहा है, आप ऐसे मान लो कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये 18 डिग्री है, ये जो एंगल है ये 18 डिग्री है, 18 डिग्री झूल जा रहा है ये। ओके जी, इफ द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्री कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 44 मीटर, और ट्री का टॉप मोस्ट पार्ट मैं यहां पर मान लेता हूं, ठीक है, ठीक है, तो ये जो हिस्सा है पेड़ का ये 44 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो यहां पर उसने एक सेक्टर बनवा दिया आपसे, एक सेक्टर, ये देखो, एक ऐसा सेक्टर जो सेंटर पर तो एंगल बना रहा है मेरे भाई 18 डिग्री, और उसका जो सरकमफ्रेंस है दैट इज 44, यानी कि ये जो पूरा है ये दिस इज 44, जो भी है 44 मीटर्स, ठीक है। तो अपने पास सर्कल का एक सेक्टर है जो यहाँ से 18 है। एग्जैक्ट कोई भी पेड़ ऐसा नहीं होएगा धरती पर जो एग्जैक्ट यानी कि रेडियस की तरह घूमे, बट ठीक है चलो,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्कूल में अपने एनसीईआरटी में भी होते थे कि एक रसगुल्ला है, बीच में सिलेंडर है, दोनों तरफ स्फीयर लगा है, ऐसा रसगुल्ला। ठीक है, तो इतना तो हमें आना चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्री, तो ट्री की लंबाई हमें निकालनी है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक हमें निकालना है। ये टॉप मोस्ट पार्ट हमने बोला है यहां तक, बट मैंने समझाने के लिए ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, एक जैसे पत्ते में कैसे बनाता है। ठीक है, तो ट्री की लंबाई यानी कि हमें इस सेक्टर का रेडियस निकालना है, ये सिंपल सी बात है। तो निकालो, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, इसका रेडियस निकालना है। तो भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो लेट द रेडियस बी आर। तो हमें इतना पता है कि 18 डिग्री एंगल यूज किया है, तो 18 डिग्री आउट ऑफ 360। मैं सिर्फ इसके सरकमफ्रेंस की लंबाई निकाल रहा हूं, सरकमफ्रेंस की लंबाई। तो सरकमफ्रेंस कितना होगा, जो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता उसका अगर मैं इतना ही गुणा कर दूं तो ये सरकमफ्रेंस आ जाएगा, तो मैं उसको 44 से इक्वेट कर दूंगा। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता 2 पाई इंटू आर, ये पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस है, उसका 1/20 हिस्सा यहां से लेकर यहां तक होगा, यानी कि ये बराबर होएगा 44 के। तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, सिंपल करें फिर। तो 22 दूनी 44, 44, तो इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 140, 20 7 140, उधर ऊपर जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन सी। सिंपल है, ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। एक और रियल लाइफ क्वेश्चन, जिस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है वो देखें। देखो जरा, ये मुश्किल नहीं है, बस मैं ही आराम से तसल्ली से करवा रहा हूं, आप अपनी पेस पर इनको कर सकते हैं। ए रेल रोड कर्व इज टू बी लेड ऑन ए सर्कल, एक रेल रोड कर्व एक सर्कल पे ले करना है। वट रेडियस अप्रोक्सीमेट शुड बी यूज्ड इफ द ट्रैक इज टू चेंज डायरेक्शन बाय 25 डिग्री। तो ये कहना क्या चाह रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो तो इन रोड पे चल पड़ती हैं, ऐसे जाकर हम गाड़ी को थोड़ी दूर में ही मोड़ लेते हैं, लेकिन जो रेल हैं वो इतनी लंबी लंबी होती हैं, आप ऐसे नहीं मोड़ सकते कि भाई तुरंत मुड़ जा। रेल को मुड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक लंबा सा कर्व देना पड़ता है। अगर रेल यहाँ से सीधी आ रही है तो ऐसे जाएगी जाएगी, धीरे धीरे करके वो मुड़ती है। तो ये बोल रहा है ए रेल रोड कर्व इज टू बी लेड ऑन ए सर्कल। कहने का ये मतलब है कि मान लो यहां से लेकर यहां तक मैं रेल का कर्व ऐसे बिछा रहा हूं। मान लो यहां से पटरी ऐसे सीधी थी, फिर मैंने यहां पर ऐसे टेढ़ी पटरी बिछा दी और फिर रेल सीधी निकल जाएगी। तो ये सीधी पटरी है, ये टेंजेंट है सर्कल का, ये सीधी पटरी है, तो ये है रेल रोड कर्व। मैं डिटेल में समझा रहा हूं, आपको इतना सारा ओवर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ताकि आपको तसल्ली से समझ में हो जाए, आ जाए हो क्या रहा है। इसकी बात कर रहा है, ये रेल यहां पर ये जो तिरछी पटरी बिछाई है इसकी बात कर रहा है, इज टू बी लेड ऑन ए सर्कल। तो कितना रेडियस होना चाहिए इस सर्कल का, शुड बी यूज्ड इफ द ट्रैक इज टू चेंज डायरेक्शन बाय 25 डिग्री। तो यानी कि ये एंगल 25 डिग्री हो। आप बोलोगे सर ये एंगल कब 25 डिग्री बताया? देखो यहां पर रेल का मुंह इस तरफ था, अब रेल का मुंह इस तरफ हो गया, ये इस तरफ हो गया, तो ये 25 डिग्री एंगल बदल गया। अगर सेंटर पर 25 डिग्री बनेगा तो ये एंगल 25 डिग्री बदल जाएगा, सेंटर पर 180 डिग्री बनेगा तो ये 180 डिग्री बन जाएगा, ये होता है 180 डिग्री बदल जाएगा, ये वो कहना चाह रहा है। ठीक है मेरे भाई, रब कर दूं इसको। तो यानी कि एग्जामिनर ये कह रहा है कि एक रेल रोड कर्व हमने ले किया, तो क्या रेडियस हो ताकि यहां पर 25 डिग्री का एंगल बने। हमने 25 डिग्री डायरेक्शन बदलनी है, पहले रेल का मुंह ऐसे था बिल्कुल, अब रेल का मुंह ऐसे हो गया, तो इनके बीच में जो एंगल का चेंज आएगा वही यहां पर रिफ्लेक्ट होएगा। ठीक है भाई, इन ए डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, 120 मीटर के डिस्टेंस में, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 120 मीटर के डिस्टेंस में हमने 25 डिग्री डायरेक्शन बदलनी है, वो ये कहना चाह रहा है। ये जो डायरेक्शन है हमने 25 डिग्री बदल देनी है 120 मीटर के डिस्टेंस में, जो रेल रोड की लंबाई है वो 120 मीटर है। तो जिस सर्कल के ऊपर हम ये रेल रोड ले कर रहे हैं उसका रेडियस क्या होगा, ये पूछ रहा हूं। तो ये आप इजीली कर लोगे, है ना। पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता सर? पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर।
ठीक है जी। हमने कितना एंगल यूज़ किया है सर? हमने एंगल यूज़ किया है 25 डिग्री आउट ऑफ 360। तो फिर हमारे हिस्से में कितना सरकमफ्रेंस आया सर? हमारे हिस्से में सरकमफ्रेंस आया है 120। दैट्स इट, आर की वैल्यू निकाल लो, खत्म बात। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें, इसको मैं 4 से काट दूं। ठीक है, और भी कटेगा ये। 1 5 से मैं इसको काट देता हूँ, 5 दूनी 10, 1 5 से मैं इसको काट देता हूँ, 5 6 30। और भी कटेगा ये, और तो नहीं कटेगा। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू, ये 36 दूनी 72 ऊपर जाएगा, 72 इंटू 6 कर देता हूँ मैं 216, 72 इंटू 6, 6 दूनी 12, 6 7 432, सॉरी, डिवाइडेड बाई, ये नीचे अच्छा गुणा में एक 7 भी जाएगा और नीचे आ जाएगा 11। अप्रोक्सीमेट पूछा है ना उसने। 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, 7 चौके 28 और 2 30, डिवाइडेड बाई 11, 11 दूनी 22, 8 बच जाएगा, 11 7 77, 5 बच जाएगा, तो 274, 10/11, यानी कि अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़े, बताओ भाई। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ सेंट्रल एंगल 60 डिग्री इज ए। एक सेक्टर है किसी सर्कल का, उसका सेंट्रल एंगल है मेरे भाई 60 डिग्री और इसका एरिया है ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज सी, और इसका सर्कमफ्रेंस है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस है सी, देन ए इज इक्वल टू, ए कितना होगा सी के कंपैरिजन में। बेसिक सा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही ईजी है, आराम से कर लोगे। इस सेक्टर का एरिया कितना है सर? इस सेक्टर का एरिया है ए। ठीक है, सबसे पहले मैं ये लिखता हूं, तो इसका एरिया होएगा ए इज इक्वल टू 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना है सर? वो है सी, तो सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, पूरे सर्कल का बताया है ना। ठीक है, तो मुझे लिखना है कि ए किसके बराबर है? सी के टर्म्स में, सी के टर्म्स में बताना है। हाँ जी सर, तो मैं क्या करूं बताओ? ए बताना है सी के टर्म में। एक काम करें, यहां पर जो आर है उस आर की वैल्यू रख देता हूं यहां से। ठीक है, आर इज इक्वल टू सी बाई 2 पाई। अगर मैं आर की वैल्यू यहां से यहां रख दूं, आर खत्म हो गई। हाँ जी सर, यहां पर सब कुछ सी के टर्म में आ जाएगा, तो ए की वैल्यू बता देंगे सी के टर्म में। ठीक है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, उसके बाद ये क्या बन जाएगा, ऐसे रखने के बाद, तो ए इज इक्वल टू 1/6 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू मैंने रखी, आर की वैल्यू है, तो हो जाएगा सी स्क्वायर बटे में 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर, जो आपके घर में 4 पाई है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर बटे में 24 पाई। तो क्या आप इस क्वेश्चन को याद रखोगे? अरे याद नहीं रखने, अपने आप स्ट्राइक हो जाएगा, थोड़ी देर एग्जाम में देखेंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में करते, तो हो सकता है आपको 3-4 सेकंड 5-6 सेकंड वेट करना पड़ता कि अब क्या करूं, हो सकता है 10 सेकंड वेट करना पड़ता, फिर समझ में आता अच्छा ये कर दूं तो हाँ ये हो गया। तो कई क्वेश्चन इसी नेचर के होते हैं, तो उनसे डरना नहीं है। आप ऐसे ताबड़तोड़ नहीं निकल जाओगे कि मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते में जो भी आया सब कुछ तोड़ा है, ऐसे नहीं निकल जाओगे। आपको एग्जाम में कई बार सोचना भी पड़ेगा, थोड़ा ब्रेक भी लगेगा, तो वो नेचुरल है। ठीक है, जहां पर उस ब्रेक की नीड नहीं है वहां पर रुककर सोचना गलत है, अदरवाइज बहुत जगह क्या होगा सोचना सही रहेगा। ये बताओ। इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेडियस आर। ये बोल रहे हैं कि इस फिगर के अंदर ये जो आर्क है ए बी, यहां से लेकर यहां तक, इस आर्क की लंबाई है जी 2r, ट्वाइस द रेडियस। द लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस द लेंथ ऑफ रेडियस आर। तो रेडियस है जी r और इस आर्क की लंबाई है 2r, हमें उसने सरकमफ्रेंस दे दिया। ओके जी, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। तो इस सेक्टर ओ ए बी का एरिया बताओ। ओके जी, इन टर्म्स ऑफ रेडियस आर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे आप लोगों को आदत होती है स्टूडेंट्स को कि भाई मैं पहले ये एंगल निकालूंगा थीटा, कि ये एंगल कितना है थीटा, और उसके बाद मैं इसका एरिया बताऊंगा कि थीटा बटे में 360
गुणा में पाई आर स्क्वायर ऐसे करके उसने मुझसे एरिया पूछा है। तो हमेशा मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। मैंने क्या बताया है कि भैया थीटा बाई 360 बराबर होगा, थीटा बाई 360 से हमें यही पता लगता है कि भैया सर्कल का कितना हिस्सा यूज कर लिया, 1/6 यूज कर लिया, 1/10 यूज कर लिया। और यही चीज हमें पता लगती है जो इसका सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ सेक्टर, ठीक है, जो ए से लेकर बी तक है, यानी कि 2r बटे में 2πr। और यही इक्वल होएगा जो सेक्टर का एरिया है बटे में जो पूरे सर्कल का एरिया है। भैया पूरे एरिया के कंपैरिजन में आपने कितना एरिया यूज किया उससे ही पता लग जाता है कि सर्कल का कितना हिस्सा यूज किया है। पूरे सरकमफ्रेंस के कंपैरिजन में हमने कितना सरकमफ्रेंस यूज किया उससे ही पता लग जाता है सर्कल का कितना हिस्सा यूज किया है, इससे ही पता लग जाता है सर्कल का कितना हिस्सा यूज किया है। हमेशा इसके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि यहां पर उसने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, मुझे एक बात बताओ, उसने हमें बताया क्या है? उसने हमें बताया है सरकमफ्रेंस। तो हम देख लेंगे सरकमफ्रेंस कितना यूज हुआ है। तो सरकमफ्रेंस यूज हुआ है 2r आउट ऑफ 2πr। तो हमें यहीं से पता चल गया कि भैया यहां पर ये जो भी वैल्यू आनी है कि कितना फ्रैक्शन है, हमें पता लग गया कि सर्कल का कितना हिस्सा यूज हुआ है। इस फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई, 1/8 है, 1/10 है, मुझे नहीं पता, बट जो भी है वो यही है। तो पूरे सर्कल का जो एरिया होता है πr स्क्वायर, उसको इसी फ्रैक्शन से तो मल्टीप्लाई करना होता है सेक्टर का एरिया निकालने के लिए कि भैया कितना हिस्सा यूज किया है। तो हम ऐसे किया करेंगे, इस अंडरस्टैंडिंग को यूज किया करेंगे। जैसे पहले भी मैंने वो क्वेश्चन बताए आपको, जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग कब यूज करनी है ये ऐसे पता चलेगा कि भैया उसने आपको सरकमफ्रेंस बता दिया, तो आप देख लोगे ना पूरे सरकमफ्रेंस में से हमने कितना यूज किया है, पूरे सरकमफ्रेंस में से हमने कितना यूज किया है। उसने आपको एरिया बता दिया और सरकमफ्रेंस पूछ लिया कि पूरे एरिया में से हमने कितना एरिया यूज किया है, उसी से पता लग जाएगा कि हमारा जो सेक्टर है वो कितने हिस्से का है पूरे सर्कल के कंपेरिजन में। ठीक है, तो दैट्स इट। यहाँ पर सोल्व करते हैं फिर। अब पाई से पाई गया, आर से आर गया, 2 से 2 गया, उत्तर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर। तो एक आधे और क्वेश्चन करवा दूं, ऐसे ही मजा आएगा फिर। चलो फिर ये लो, ऐस करो। ये नहीं है कि इनको हम बीच वाला एंगल निकाल कर उस तरीके से नहीं कर सकते, बट फास्ट कर पाएंगे ना ऐसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। एक सेक्टर है, इसका रेडियस है जी 5, इसका हमने एरिया बताना है और आर्क की लेंथ उसने दे दी 3.5। उसने मुझे क्या बता दिया, एक बात बताओ, उसने मुझे आर्क की लेंथ बता दी। तो मैं ये देखूंगा कि इस सेक्टर के हिस्से में कितना आर्क आया। तो इस सेक्टर के हिस्से में आया 7/2। और पूरे सर्कल का आर्क कितना है, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना है, पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस है 2π इंटू आर रेडियस ये। तो मुझे पता चल गया ना सर्कल का कितना हिस्सा यूज हुआ, सर्कल के इतना फ्रैक्शन यूज हुआ है। तो इसका एरिया कितना है वो ये पूछ रहा है। तो पूरे सर्कल का एरिया कितना है, पूरे सर्कल का एरिया है जी πr स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 5 इंटू 5 25। ठीक है, बस दैट्स इट। तो 22/7 पाई होता है, मैंने यहाँ पर खोल दिया, यहाँ पर नहीं खोला, काट दिया हमने। 5 से 5 कट जाएगा भाई। ठीक है, तो 7 पंजे 35 बटे में 2 दूनी 4, 35/4, 4 8 32, 8.75। ठीक, आगे बढ़े। एक और करोगे ऐसे, इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड एक और करोगे। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसने हमें क्या बता दिया कि भैया एक सर्कल का सेक्टर है, इसका एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है जी। इफ द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, और आर्क की लंबाई है इस सेक्टर की 64। ओके जी। देन फाइंड द रेडियस। तो रेडियस कितना होगा, आर की वैल्यू कितनी होगी, ये उसने हमसे पूछ लिया। ठीक, तो देखो मैं आपको 2 तरीकों से करके दिखाऊंगा और 3 से ही बता दूंगा, बेसिक से ही बता दूंगा। ठीक है, देखो हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है ना। ठीक है, तो हमने व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल वी यूज्ड, ये हमें कहाँ कहाँ से पता चल सकता है, ये हमें पता चल सकता है हमने एंगल कितना यूज किया, हमने पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के कंपैरिजन में सरकमफ्रेंस कितना यूज किया, पूरे सर्कल के एरिया के कंपैरिजन में एरिया कितना यूज किया। तो मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ कि
पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस भाई साहब है 2πr, मैंने रेडियस को r मान लिया, तो मेरे हिस्से में जो सेक्टर है उस सेक्टर के हिस्से में आया इतना, तो यानी कि पूरे सरकमफ्रेंस में से मैंने इतना यूज किया, तो इतने फ्रैक्शन हम सेक्टर यूज कर रहे हैं। इनटू में पूरे सर्कल का जो एरिया है दैट इज πr², दैट इज इक्वल टू 128। ये समझ में आ गई कि नहीं आई बात? कि पूरे सर्कल का जो एरिया है वो इतना है, लेकिन हमने सर्कल का कितना हिस्सा यूज किया है, इतना। पूरा सरकमफ्रेंस 2πr है, उसमें से इतना आया इस सेक्टर के हिस्से में, तो ये जो भी होगा इतना हिस्सा हमने यूज किया है 128। इसी चीज को हम अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं, बस वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके जी, तो पाई से पाई कट गया, एक आर से आर कट गया, ठीक है। 64 दूनी 128, ये दो उधर ऊपर जाएगा तो r इज इक्वल टू 4। आप एक और तरीके से इसी चीज को, मतलब इसी चीज को देखने का एक और तरीका बता रहा हूं। आप ऐसे भी देख सकते हो कि यार पूरे सर्कल का एरिया है πr², पूरे सर्कल का एरिया है πr², उसमें से हमारे पास 128 है, तो पूरे एरिया में से इतना एरिया है इसका, यानी कि इतने फ्रैक्शन मेरे पास सेक्टर है, इतने फ्रैक्शन सर्कल का इतना हिस्सा यूज कर रखा हमने, तो पूरा जो सरकमफ्रेंस है उसका इतना हिस्सा आप लोगे तो 64 आ रहा है। जो भी मैं बोल रहा हूं ना बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, अगर किसी को समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे तो समझ नहीं आया, मैं तो रह गया, ठीक है। 64 दूनी 128, अगर आप r को उधर लेकर जाओगे तो 2 दूनी 4, r की वैल्यू आ जाएगी। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर रहे हैं। या फिर आप ये भी तो कर सकते थे इसी अंडरस्टैंडिंग के तहत कि पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस अगर 2πr है तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 64 यूज किया है इसके अंदर, यानी कि पूरे सर्कल के कंपैरिजन में ये हिस्सा हम यूज कर रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि कितने फ्रैक्शन सर्कल हम यूज कर रहे हैं, और पूरे सर्कल का एरिया अगर πr² है तो उसमें से सिर्फ 128 एरिया हम यूज कर रहे हैं, यानी कि इससे भी वही तो पता चल रहा है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ द सर्कल वी आर यूजिंग। ये भी उसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी उसी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां से भी निकाल लो काट पीट के, r इज इक्वल टू 4, ठीक है। हाँ, अगर आप ये चाहो, इससे कंफ्यूज मत होना भाई, कंफ्यूज हो भी जाओगे तो डरना नहीं है, ठीक है। एक आधे बच्चे ऐसे होंगे कंफ्यूज हो गए तो भी डरना नहीं है। आप इस थीटा को भी निकाल सकते हो भाई, चलो वो तो मैं बताना रहने ही देता हूं, इतना क्यों करना, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ एक आधे और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। 4 इक्वल साइज्ड मैक्सिमम सर्कुलर प्लेट्स आर कट ऑफ फ्रॉम ए स्क्वायर पेपर शीट। एक स्क्वायर पेपर शीट है, इसमें से 4 सर्कुलर प्लेट काटी गई हैं, तो ये ऐसे काटी जाएंगी। डायग्राम अच्छा बनाने के लिए एक बार मैं ये कर लूँ, ऐसे काटोगे आप, ऐसे। 4 equal sized maximum circular plates are cut off from a square paper sheet of area 784 सेंटीमीटर। अगर एरिया 784 है यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 784, देयरफॉर a इज इक्वल टू 28। आप एक काम करो यार, आप 36 तक तो स्क्वायर याद कर ही लो, ये कई बार ऐसे यूज हो जाते हैं 36 तक। तो ये पूरा कितना हो गया, ये पूरा हो गया स्क्वायर की साइड 28, स्क्वायर का एरिया 784 था। अगर ये 28 हो गया तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 14, आधा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो गया, ये हो गया 7। तो ये जो अपने सर्कल्स हैं इनका रेडियस हो गया जी 7। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द 4 सर्कुलर प्लेट्स। ये बोल रहे हैं जो ये एरिया है चारों सर्कुलर प्लेट के बीच में, इसका सर्कमफ्रेंस, तो इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा बताना जरा। तो इसका सर्कमफ्रेंस होगा ये वाला पूछ रहे हैं, ये वाला, ये सर्कमफ्रेंस होगा इसका, इसकी लंबाई पूछ रहे हैं, ये जो मैंने बार बार बनाया है। बताओ कैसे बताओ। तो भाई क्या है ये,
सीधा सीधा पता लग रहा है कि भाई देखो, अगर मैं इन सर्कल्स के सेंटर्स को मिला दूं ऐसे, अगर सर्कल्स ऐसे एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं, अगर टच कर रहे हैं और आप इनके सेंटर्स को मिलाओगे तो जिस पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं उससे पास होती है हमेशा लाइन, उससे पास होती है हमेशा लाइन। जब आप इनको ऐसे मिलाओगे तो एक स्क्वायर बनेगा। अगर इसका रेडियस 7 है तो एक स्क्वायर बनेगा जिसकी साइड जो है वो 14 होगी, ये भी 7, ये भी 7, इसकी साइड जो है वो 14 होगी। एक स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, हर जगह 90 डिग्री। तो ये जो सरकमफ्रेंस है ये बना हुआ है 4 क्वाड्रेंट से, 4 चतुर्थांश से। ये भी सर्कल का 1/4 हिस्सा है, ये भी सर्कल का 1/4 हिस्सा है, ये भी सर्कल का 1/4 हिस्सा है, ये भी सर्कल का 1/4 हिस्सा है। तो इस सारे की लंबाई अगर आपको निकालनी है तो सिंपली एक सर्कल बन गया ना, इनको मिलाकर एक कंप्लीट सर्कल बन गया। ये सर्कल का 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है। तो एक सर्कल का हमने सरकमफ्रेंस बताना है। ओके, तो उस सर्कल का रेडियस क्या है? 7 है, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? 44। दैट्स इट। आपको सिर्फ डायग्राम बनाना था, उसके बाद आप अपने आप मेंटली बता सकते थे बिना कुछ किए, बिना कुछ लिखे। ठीक है, आगे बढ़ो, ये बताओ। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 24, 26 एंड 10। ठीक है, 10, 24 यानी कि 5, 12, 13 एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है भाई। एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है 10, 24 और 26, 5, 12, 13 की डबल। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता होना चाहिए। एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, इसके हर एक वर्टिसेस पर सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर आर ड्रॉन। ठीक है जी। व्हाट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल एक्सक्लूडिंग द पोर्शन कवर्ड बाय द सेक्टर ऑफ द सर्कल्स। ये बोल रहा है कि हर एक वर्टिसेस पर इन्होंने ऐसे सेक्टर बना दिए यहाँ पर, ठीक है, जिनका रेडियस जो है ये दिस इज 4.2। ठीक है, यहां पर भी बना दिया और यहां पर भी बना दिया। उसने हमसे पूछा है ये वाला एरिया कि भाई ये वाला एरिया बता दो, ये वाला जो एक्सक्लूडिंग है। ये वाला एरिया पूछा है। तो पूरी ट्रायंगल के एरिया में से इन सेक्टर्स का एरिया घटा देंगे, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी, अभी कर देते हैं। तो पूरी ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ऑल दी सेक्टर्स। ठीक है, तो इन सारे सेक्टर्स का रेडियस जो है वो सेम है, एक ही सर्कल के हैं। तो कभी भी ऐसे घटाना हो तो इनका हम अलग अलग नहीं निकालेंगे, ये जो भी एंगल बना रहे हैं वो सारा हम इकट्ठा कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ये कुछ एंगल बना रहे हैं, यहाँ पर कुछ एंगल बना रहे हैं, यहाँ पर कुछ एंगल बना रहे हैं, तो ये तीनों एंगल मिलाकर कितने हैं? ये तीनों एंगल मिलाकर हो जाएंगे 180। किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम होता है 180। तो अगर मैं इन तीनों सर्कल को, अगर मैं इन तीनों टुकड़ों को इकट्ठे जोड़ दूंगा ना एक जगह पर, तो पता है ये कैसे बनाएंगे? ये ऐसे बनाएंगे, ऐसे एक 90 डिग्री का बनाएंगे, ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, ये वाला ये रहा, 180 डिग्री बनाएंगे पूरा। ठीक है, तो हमेशा अगर आप मल्टीपल सेक्टर्स के एरिया को जोड़ रहे हो, उनका सरकमफ्रेंस निकाल रहे हो, तो सारे एंगल को देख लो, सारे एंगल का सम 180 है, यानी कि ये सर्कल का आधा हिस्सा बना रहे हैं। तो मैं पूरी ट्रायंगल के एरिया में से, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि मेंटली हम निकाल सकते हैं 120, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल। तो पाई उसने खोल रखा है और पाई 22/7 लेना है, 22/7 इंटू, या फिर ये मैं वैसे भी कर सकता हूँ, 7 का कितना गुना है, ये मन ही मन में भी कर सकते हैं, 7 का 0.6 गुना है, तो एरिया हो जाएगा 154 का 0.6 का स्क्वायर क्या होता है 0.36, यानी कि 36/100 स्क्वायर। दैट्स इट, खत्म करें। तो ये तो पॉइंट में आएगा ही, तो इसको ऐसे कर लेते हैं भाई, ये हो जाएगा 120 माइनस, अगर मैं इनको गुणा करूं या फिर मैं कैंसिल आउट कर 12 से, अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा, चलो गुणा ही कर लेते हैं यार, 6 चौके 24, 2 आएगा, मैं गुणा कर रहा हूँ 6 से इसकी, 15 × 6 = 90 और 2 92, फिर एक काटा मारते हैं हम, इनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती,
अब मैं 3 से इसको गुणा कर रहा हूँ, 3 चौके 12, 1 आएगा, 3 इंटू 15 क्या होगा, 45 और 1 40। अब देखो ये 4 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 और 2 4, 9 और 6 15, 4 और 1 5, और 2 के बाद पॉइंट लगेगा तो 0.56, 10 में से 6 गए 4, 11 में से 5 गए 6, 64.56, जो कि हमने गड़बड़ कर दी। इसको हाफ भी करना था क्या यार, इसको हाफ भी करना था, बिकॉज हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं ना, ठीक है, तो इसको हाफ कर देंगे हम। तो अगर आप इसका हाफ करोगे, ये क्या आया था ये यहाँ पर, गजब काम है। अगर इसको हाफ ही करना था तो और आसान हो जाता हमारे लिए। 18 अब इजीली कर लेंगे, चलो 18 चौके 72, 7 18 5 90 और 7 97, 9 18 एकम 18 और 9 27। अगर मैं ये घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 28, देन 9 में से 7 गया 2, देन 11 में से 2 गए 9, 92.28, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला कंसेप्ट सेगमेंट जो है वो भी हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा इससे अगला कंसेप्ट लीफ भी हम इसी वीडियो में करें। छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे, 20 मिनट में हो जाएंगे। तो नेक्स्ट सेगमेंट क्या होता है, तो भाई अगर किसी भी सर्कल को अगर हम ऐसे काटते हैं तो बनता है सेक्टर, ये छोटे वाला सेक्टर, ये बड़े वाला सेक्टर। लेकिन किसी भी सर्कल को अगर आप ऐसे सीधी कोई भी कैंची चला दोगे, ऐसे सीधी एक लाइन मार दोगे, तो ये बनेगा छोटे वाला सेगमेंट यानी कि वृत्तखंड, और ये बन जाएगा बड़े वाला सेगमेंट। बड़े वाले सेगमेंट के अंदर सेंटर होता है, ये खुद ही आपको बड़ा दिख रहा है, ये छोटे वाला सेगमेंट है। अगर मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना हो, अगर मुझे इस सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूंगा बताओ। सपोज यहां पर मैंने आपको इसका रेडियस दे दिया r, ये भी r होएगा, ये इसका सेंटर है O, ये इसकी कोड है AB, और यहां पर बना हुआ एंगल भी मैंने दे दिया आपको कि थीटा है। अब बता दो, अब आप कैसे निकाल सकते हो? क्या आप पूरे सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो? एरिया ऑफ सेक्टर OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB निकाल सकते हो? बताओ निकाल सकते हो कि नहीं? जी हाँ, निकाल सकते हैं। सेगमेंट एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। तो इस सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा? यह आएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAB, इस पूरे सेक्टर का एरिया OAB, इस पूरे सेक्टर का एरिया, ये इस पूरे की मैं बात कर रहा हूं, ये सारा एरिया। अगर मैं इस पूरे सेक्टर के एरिया में से सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूं तो ये एरिया बच जाएगा। तो हमेशा आपको सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटाना पड़ेगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। खत्म बात, इतना ध्यान रखना है बस, इस अंडरस्टैंडिंग को ध्यान रखोगे। हाँ जी सर, तो सेक्टर का एरिया क्या होगा? सेक्टर का एरिया हो जाएगा थीटा बाई 360। वो कोई ना कोई तरीका बताएगा, मैक्सिमम वो हमें एंगल ही बताता है यहाँ पर, ठीक है, कोई ना कोई तरीका बताएगा सेक्टर का एरिया निकालने का कि भाई कितना फ्रैक्शन हमने यूज किया है। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस में ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल के एरिया के लिए हम यूज करेंगे, हमें ये पता है ना कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड हमें पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो इसका एरिया होता है हाफ AB साइन थीटा। तो वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे भाई, ठीक है, बिकॉज हमें ट्रायंगल OAB की दो साइड पता है, ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ठीक है, हाफ R इंटू R, और इनके बीच का एंगल हमें पता है, उसी एंगल को तो यूज किया है यहाँ पर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, तो वो तो इसको बताना पड़ेगा कितना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। क्या हमें ये फॉर्मूला रट के रखना है? नहीं, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि भैया पूरे सेक्टर के एरिया में से हमें ट्रायंगल का एरिया घटाना होता है, तो हमें सेगमेंट का एरिया मिलता है, वृत्तखंड का एरिया मिलता है। बस एक आधे क्वेश्चन करें, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते नहीं, तो मैं खुद किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बनाकर लेकर आता हूं, ताकि मैं आपको एक PPT पर ही बहुत ही बढ़िया अंडरस्टैंडिंग दे दूं।
तो यहाँ पर हम करेंगे एरिया ऑफ पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे, तो पूरे सेक्टर का एरिया कितना होगा भाई साहब, ये 45 डिग्री इसने एंगल यूज़ किया है। रेडियस 7 है, अगर रेडियस 7 है तो पूरे सर्कल का एरिया होना था 154, लेकिन हमने तो पूरा सर्कल यूज़ ही नहीं किया, हमने तो सर्कल का सिर्फ और सिर्फ 1/8 हिस्सा यूज़ किया है। 45/360 इज 1/8, एरिया 1/8 हो जाएगा। पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा रहा हूँ, तो ये 7 है तो ये भी 7 होगा, रेडियस है भाई। ओके, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू ए इंटू बी साइन थीटा साइन 45 1/√2। ये सोल्व करके जो भी आएगा वही उत्तर होगा। हम कंसेप्ट पर फोकस कर रहे हैं, ठीक, क्लियर। निकालो। अगर भाई इस आर्क ने यहाँ पर 45 बना रखा है तो यहाँ पर ये 90 बनाएगी फिर। ओके जी, अगर ये 14 है तो ये भी 14 होएगा। ओके जी, तो हमें करना क्या है, हमें इस सेक्टर के एरिया में से, ये जो पूरा सेक्टर है उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया घटाना है, तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इस सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस है 14 यानी कि 7 × 2, तो एरिया अगर पूरा सर्कल होता इस रेडियस का तो पूरे सर्कल का एरिया होना था 154 × 4 × 2 मत करना, रेडियस अगर डबल है तो एरिया 4 गुना होएगा। ओके जी, तो लेकिन पूरा सर्कल तो है नहीं, हमने तो सर्कल का चौथा हिस्सा यूज कर रखा है, तो 1/4। इसमें से मैं इस ट्रायंगल का एरिया घटा दूंगा, तो बीच में अगर 90 डिग्री है तो बेस इंटू हाइट हो गए, तो हाफ इंटू 14 × 14, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, मेन मकसद सॉल्व करना नहीं है, मेन मकसद है सीखना। ओके जी, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, हमें तो इसका एरिया निकालना है, तो आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो एक ऐसा सेक्टर बनाओ जो यहाँ से और यहाँ से इन दोनों पॉइंट से बन रहा हो। तो बिकॉज यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा किसके अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, यानी कि ये डायमीटर है, सॉरी 90 डिग्री का एंगल हमेशा डायमीटर के ऊपर बनता है, यानी कि ये डायमीटर है। ठीक है, तो इसके एग्जैक्टली बीच में इनका सेंटर होएगा, तो ये 28√3 है, तो ये हो जाएगा 14√3, ये हो जाएगा 14√3। ओके सर, अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, ये भी रेडियस हो जाएगा, दिस विल बी 14√3। ओके जी, तो अब बताओ यहाँ पर बना हुआ एंगल बता सकते हो आप, अरे इजीली बता सकते हो। या तो आप ये देख लो, पूरे बड़ी वाली ट्रायंगल में ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है, तो अगर इस कोड ने यहाँ पर 60 बनाया है तो यहाँ पर 120 बनाएगी। या फिर आपको ये भी पता है कि भाई ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, यहाँ पर हमेशा आइसोस्केलस ट्रायंगल बनती है, ये 30 है तो ये भी 30 होएगा, तो 30 और 30 60, 180 - 60 ये 120 होएगा। अब वही काम कर लेते हैं, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से मैं घटा देता हूँ इस ट्रायंगल का एरिया, तो पूरे सेक्टर का एरिया क्या होगा, यहाँ पर रेडियस जो है ये है 7 का 2√3 टाइम्स। मैंने जानबूझ के ये ऐसे ऐसे ले रखे हैं मल्टीपल जगह पर, ताकि ये अंडरस्टैंडिंग भी साथ के साथ स्ट्रॉन्ग होती रहे। अगर रेडियस 7 का मल्टीपल नहीं होएगा तो πr² यूज कर लेंगे, ये मत सोचना 7 का मल्टीपल नहीं होगा तो क्या करेंगे, इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी अब तक। ठीक है, तो 7 का 2√3 गुना है, तो भैया अगर पूरा सर्कल होता तो एरिया होता 154 का, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 3, 4 × 12, 154 का 12 गुना। लेकिन सर्कल तो 1/3 ही है, 360 डिग्री की जगह 120 यूज कर रखा है, तो 1/3 है ना, इसके कारण लिखा हमने ये। तो माइनस मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हो, हाफ इंटू दिस इंटू साइन 120। तो साइन 120 के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पहले करी हुई होनी चाहिए, वो कर रखी है, तो साइन 120 की वैल्यू पुट कर दोगे। अगर आप बोलोगे मैं नहीं पुट कर पा रहा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इस स्पेशल केस के अंदर, बिकॉज ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बनेगी हमेशा, तो यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देना। एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दोगे तो ये एंगल 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। ओके जी, तो 30 60 90 वाली ट्रायंगल बन जाएगी। अगर 90 के सामने 14√3 है तो 30 के सामने क्या होगा, तो 30 के सामने होगा 7√3। ओके, और 60 के सामने क्या हो जाएगा, जो भी 30 के सामने है उसका √3 गुना, तो इसको √3 से गुणा करोगे तो 21। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस, तो ये बेस का हाफ ही तो है, इंटू में हाइट, ये हाइट ही है ट्रायंगल की। मल्टीपल तरीके हैं, आप मल्टीपल तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है भाई।
क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? बताओ। ए बी सी डी ई एफ इज ए रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए सर्कल। ठीक है जी। इफ द शॉर्टेस्ट डायगोनल ऑफ द हेक्सागन इज ऑफ लेंथ √3, ये एक रेगुलर हेक्सागन है, इसके शॉर्टेस्ट डायगोनल की लंबाई है भाई साहब 3 यूनिट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? शेडेड रीजन का एरिया क्या है? तो सबसे पहले तो शेडेड रीजन का एरिया अगर निकालना है तो मुझे क्या क्या चाहिए ये देख लेते हैं। तो शेडेड रीजन एक सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए ये सेगमेंट जिस भी सेक्टर के अंदर आता है मुझे उस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। मैंने वो सेक्टर बना लिया, ओके। तो उस सेक्टर के एरिया में से मैं घटा दूंगा इस ट्रायंगल का एरिया, ओके जी। तो मुझे सेंट्रल एंगल चाहिए, इनकी लंबाइयाँ चाहिए, वो देखते हैं। फिर बताओ उसने क्या बता रखा है? उसने मैं बता रखा है कि भैया शॉर्टेस्ट डायगोनल जो हेक्सागन का है, तो हेक्सागन के 2 डायगोनल होते हैं मेरे भाई। अगर हेक्सागन की साइड ए है तो शॉर्टेस्ट डायगोनल की लंबाई होती है √3a, और जो लॉन्गेस्ट डायगोनल होता है उसकी लंबाई होती है 2a। ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डायगोनल है अगर उसकी लंबाई वो बता रहा है 3 यूनिट, तो शॉर्टेस्ट डायगोनल की लंबाई मैंने क्या बताई? √3 इंटू साइड होती है। तो साइड को √3 से मल्टीप्लाई करोगे डायगोनल की लंबाई आ जाएगी, डायगोनल को √3 से डिवाइड करोगे साइड की लंबाई आ जाएगी। तो इसको √3 से डिवाइड करो तो साइड की लंबाई आ गई। और आपको इतना पता होना चाहिए कि जो भी साइड की लंबाई है वही इसकी लंबाई बनेगी हेक्सागन के अंदर। अगर मैं हेक्सागन के बड़े बड़े डायगोनल्स ऐसे बना दूं तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती हैं। 6 की 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल की लंबाई क्या होती है? जो भी डायगोनल की लंबाई जो भी हेक्सागन की साइड की लंबाई होती है। तो ये यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनी है हेक्सागन के अंदर, रेगुलर हेक्सागन है ये। ठीक है, तो ये तो 60 डिग्री बनेगा, और इसकी साइड क्या होगी? इसकी साइड भी √3 होगी। ठीक है भाई, तो अब हम इजीली कर लेंगे। तो पूरे सेक्टर का एरिया क्या होगा? पूरे सेक्टर का एरिया हो जाएगा, बिकॉज 60 डिग्री है, 1/6 पार्ट यूज हुआ है, 1/6 इंटू, अब पाई को खोल नहीं रखा तो मैं भी नहीं खोलूंगा, 1/6 ऑफ पाई r², रेडियस है √3 का स्क्वायर 3, माइनस में पूरे सेक्टर का एरिया, माइनस में इस ट्रायंगल का एरिया। तो ये ट्रायंगल है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है ना यहाँ पर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होएगा √3/4 इंटू a², यानी कि साइड √3 का स्क्वायर यानी कि 3, दैट्स इट। अब उसने हर ऑप्शन के अंदर 1/6 कॉमन ले रखा है, तो मैं भी 1/6 कॉमन लूंगा। यहाँ से तो मैं 1/6 कॉमन ले लूंगा, यहाँ से कैसे लूंगा? 2 तो मैं कॉमन ले लूंगा, 3 कॉमन नहीं ले पाऊंगा। तो मैं ऊपर नीचे 3/3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ताकि नीचे 12 बन जाए और मैं 1/6 कॉमन ले पाऊँ। ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। 1/6 यहाँ से निकालूंगा तो यहाँ पर आएगा 3 पाई, यहाँ से 4 तिये 12 हैं, 12 में से 6 लूंगा तो 2 आ जाएगा, तो 3 तिये 9, 9√3/2। ऐसा है क्या कहीं पर? ठीक, ओके, आगे बढ़े, बताओ। उसने बताया इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सर्कल का सेंटर है, रेडियस r है, ABCDEF डायमीटर्स हैं, ABCDEF डायमीटर्स हैं, बहुत बढ़िया भैया। एंगल OAF एंड OCB 60 और 60 डिग्री हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? जो शेडेड रीजन है वो सारे के सारे सेगमेंट्स हैं, वृत्तखंड है। अच्छा जी, तो वृत्तखंडों का एरिया आपको पता ही है कैसे निकालना है, करो कोशिश। रेडियस r बताया है, r की फॉर्म में ही बताना हमने, बताओ। ये नहीं बोलना डायरेक्टली कि ये तो आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गई, वो सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, कैसे? ये बताओ। देखो OA इज इक्वल टू OF, ये तो हमें पता है बिकॉज दोनों रेडियस है, इसका मतलब भी आइसोस्केलस ट्रायंगल है। जी हाँ सर, आइसोस्केलस ट्रायंगल तो है। किसी भी आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक एंगल 60 डिग्री का हो गया, इसका मतलब वो इक्विलेटरल बन गई।
सिंपल। ऐसे ही ये भी आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ओबी भी रेडियस है, ओसी भी रेडियस। आप बोलोगे जी हाँ सर, कोई भी एक एंगल 60 डिग्री का हो गया, ये भी आइसोस्केलस बन गई, कई बार बता चुका हूं। अब ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ए बी पे पूरा एंगल 180 डिग्री का है, जिसमें से 60 और 60 ये दोनों खत्म हो चुके हैं, तो ये भी 60 बन जाएगा। हाँ जी सर। और सी डी और एफ ई स्ट्रेट लाइन है, दोनों डायमीटर हैं, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 होगा। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। हाँ जी, ऊपर वाली भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। क्यों बन गई सर? बिकॉज ये आइसोस्केलस तो है ही ना भाई, और एक एंगल 60 डिग्री का हो गया तो इक्विलेटरल भी बन गई। हाँ जी सर, ओके। और तीनों बराबर वाली इक्विलेटरल है, क्यों? क्योंकि तीनों की साइड सर्कल की रेडियस के बराबर है। हाँ जी सर, तो तीनों सेगमेंट्स का एरिया बराबर हो गया ना। यहाँ पर भी 60 डिग्री वाला सेक्टर है, यहाँ पर भी 60 डिग्री वाला, यहाँ पर भी 60 डिग्री वाला। जी हाँ सर, एक का एरिया निकाल लो और 3 गुना कर दो। ठीक है, निकालो और करो। तो इस एक का एरिया क्या होगा? अगर रेडियस आर है, एरिया ऑफ द सेक्टर यानी कि 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, और इसको मैं 3 गुना कर दूं बस। बस ये अपना उत्तर है भाई। अब उसने क्या कर रखा है क्या नहीं, उसने r/2 को बाहर कॉमन ले रखा है ना, तो हम भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वल टू मैं यहाँ से आर स्क्वायर भी एक बाहर कॉमन निकाल लूँ, पाई को भी उसने ओपन नहीं किया है, ठीक है, और नीचे से एक 2 को कॉमन निकाल लूँ, ठीक है जी। इस 3 को मैं अंदर भेज दूंगा, तो आर स्क्वायर मैं बाहर निकाल चुका हूँ, 3 और पाई, यहाँ पर 3 पाई हो गया, 2 मैं नीचे से निकाल चुका हूँ, आपको अगर ध्यान हो तो 2 निकाला 6 में से, तो 3 बच जाएगा, ओके। माइनस ये 3 को तो मैं अंदर ही डाल देता हूँ, 3√3। यहाँ से मैं आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, नीचे से मैंने 2 बाहर ले लिया, ठीक है, तो नीचे एक 2 बच जाएगा। ऐसा कुछ सीन बनना चाहिए। r²/2 इंटू में पाई माइनस 3√3/2। ठीक ठीक है, आगे बढ़े। ये बताओ, रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। यहाँ पर इस बात पर गौर करना, उसने मेजर बड़े वाले सेगमेंट का एरिया पूछा है। बड़े वाला सेगमेंट यानी कि ये वाला, कैसे बताओगे फिर? ये तो सर आपने बताया ही नहीं है ना, ये तो मैंने बताया नहीं, कैसे बताओगे? देखो, अगर हमसे कोई माइनर सेगमेंट का एरिया पूछता है, ऐसे माइनर सेगमेंट का एरिया, अगर इसका एरिया पूछता है, इसका एरिया हम बताते हैं एरिया ऑफ, इसमें आप खुद ही बता सकते हो, ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम इस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटा देते हैं तो ये आ जाता है। लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछेगा, ये तो हुआ क्या? तो यहां पर हम ये करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में तो ये निकलेगा, उसके अंदर जोड़ेंगे ट्रायंगल का एरिया, तो ये होएगा एरिया ऑफ सेक्टर मेजर सेक्टर माइनस प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखो, अगर कोई आपसे इससे ऊपर वाले हिस्से को पूछ रहा है तो सेक्टर के अंदर तो ये वाला हिस्सा आएगा, सेक्टर के अंदर तो ये वाला हिस्सा आएगा भाई। तो अब इसमें से ट्रायंगल का हिस्सा घटाओगे थोड़ी आप, इसके अंदर आप जोड़ दोगे ट्रायंगल का हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप जोड़ दोगे, ये वाला हिस्सा, तो पूरे सेगमेंट का एरिया हो जाएगा। तो यही काम वहां पर करना है, ठीक है, करें। तो रेडियस है जी 7, तो मैं क्या करूंगा, इस ऊपर वाले सेक्टर के एरिया में अगर यहाँ पर 30 डिग्री है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 330 डिग्री, बिकॉज पूरा 360 डिग्री होता है। तो 330, आप ये भी कर सकते हो, छोटे वाले सेगमेंट का एरिया पूरे सर्कल के एरिया में से घटा दो, बट वैसे क्यों करना है, इतना लंबा क्यों जाना है। 330 डिवाइडेड बाई 360 गुणा में एरिया ऑफ सेक्टर निकालने, पूरे सर्कल का एरिया हो जाएगा जी 154, क्योंकि रेडियस जो हो 7 है, ओके जी, प्लस में एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल।
तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, बीच में 30 डिग्री है, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ ए इंटू बी साइन थीटा, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। बस ये आपका उत्तर हो जाएगा। 3 से जाएगा 11 पर, 3 से जाएगा 12 पर, आगे जो भी कट सकता है काटते हैं। यहाँ पर नीचे 4 है तो मैं नीचे 4 ही छोड़ दूँ क्या, 5 और 4 9, सीधा ही कर देते हैं यार। 4 2 से कटेगा, 2 छिके 12, 2 7 2 7, तो ये हो जाएगा 7, 7 और 7 14, 7 और 1 8 बटे में 6, प्लस में 7 7 49 बटे 2, पॉइंट में उत्तर है, डायरेक्टली निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 6 कम 6, 6 चौके 24, 6 कम 6 पॉइंट 1.6666, ठीक है। ये हो जाएगा और 24.5, नहीं 4 है नीचे, 2 दूनी 4 है, तो 12 चौके 48, 12.25, 6 और 5 11, 2 और 3 1 4, 2 और 1 3, 153.41, खत्म। मैंने एलसीएम वगैरह लिया ही नहीं, डायरेक्टली पॉइंट में निकाल के जोड़ लिया, ठीक। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाऊं। तो 1.5 घंटा हो चुका है, तो इस क्लास को हम यहाँ पर रोक लेते हैं। जो लीफ है मैं इसी के अंदर कराने की सोच रहा था, बट रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगली क्लास के अंदर कर लेंगे। ठीक है भाई, इस क्लास के अंदर इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं।